इसके लिए लगभग 30 से 35 लाख लग जाता है। डोमिनोज में आपने बहुत काम किया है, एक्सपीरियंस दे पाऊँ किसी भी कस्टमर को। मेजर प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है शेफ्स को लेकर के। स्टैंडर्ड बिजनेस सेट करना है, ये तो हमें कुछ समझता ही नहीं। अब 30 से 35 लाख लग जाएगा। कैफ़ेज़ रोड शॉप वाले बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाएगा एक चाय भी बेचने के लिए। क्या हम भी बदतमीज़ी तो नहीं सहन करेंगे, हैवी मार्जिन हमें देना पड़ता है शुरू में। किचन ही है जो आपको बचाती है। उन लोगों के पास शेफ़ रिटेंशन नहीं रुक पाते हैं शेफ़। ये हमारी दूसरी वीडियो इस पॉडकास्ट सीरीज की, जहां पर हम अलग अलग बिजनेस ओनर्स के साथ बात करने वाले हैं उनकी स्पेसिफिक फील्ड में कि वो किस तरीके से उन्होंने ये चीज़ शुरू की और कैसे इसको ग्रो किया है। आज हम बात करेंगे एक रेस्टोरेंट ओनर से जो कि रेस्टोरेंट बिजनेस रन कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली रन भी कर पा रहे हैं, और अब किस तरीके से ये रन होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कितना प्रॉफिट होता है, जो भी चीज़ें रेस्टोरेंट बिजनेस को चालू करने के लिए लगती है, हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है प्रदीप जी, जो कि गुमटी के ओनर है, जो कि एक कैफे है लखनऊ में, जहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांचेस भी ओपन कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, और किस तरीके से ये कर पा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड लगी हैं और क्या इनकी जर्नी रही है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप पॉडकास्ट के लिए आपने समय दिया बिजी शेड्यूल्स में से। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन यही कि रेस्टोरेंट बिजनेस क्यों, मतलब क्यों चालू किया, या फिर शुरू से यही करना चाह रहे थे, या कैसे यहाँ पर आए? नहीं, एक्चुअली मैंने जो ग्रेजुएशन की है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है। उससे पहले जो स्कूलिंग थी वो मेरे फादर आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोगों का ट्रांसफ़र 5-6 जगह होता रहा है। तो उसी समय से मेरा थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस बिज़नेस की तरफ दिमाग में चल रहा था। बाकी हम लोग जब इनिशियली जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं आईटी सेक्टर में जॉब पकड़ी, जो कि नॉर्मली हर बीटेक वाला पकड़ता है। उसके बाद 2 ढाई साल जॉब करने के बाद वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था। तो जो अंदर एक कीड़ा था कि नहीं बिज़नेस में आना है, तो उसमें जाने का पहले से ही प्लान था। तो मतलब बिजनेस जैसे क्या, बिजनेस में जाना है तो रेस्टोरेंट बिजनेस स्पेसिफिक था, या कुछ और भी चीज़ें आपने की? मेरे दिमाग में था कि सर्विस इंडस्ट्री में जाना है, अच्छा। जहाँ पे मैं कुछ एक्सपीरियंस दे पाऊँ किसी भी कस्टमर को। अभी वो 2-3 सेक्शन है, होटल इंडस्ट्री है, जैसे एयरबीएनबी है, और ये खाने वाली इंडस्ट्री हो गई। तो ये वाला सेक्शन मुझे कम कैपिटल में स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा सही लगा, इसलिए मैं इसमें घुस गया। और फिर धीरे-धीरे अब मज़ा भी आने लग गया है इसमें, तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने मुझे बताया था, बात करते हैं कि बीच में आपने यूट्यूब चैनल, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सभी आप कर रहे थे। वो कॉलेज टाइम पे सारा। अच्छा, कॉलेज टाइम में। कॉलेज टाइम पे जो पॉकेट मनी वाला सेक्शन है हुँ, वो इसी तरीके से निकाला है। चला उसके बाद यूट्यूब फिर हो ये। गया थोड़ा बहुत, जो उस समय चल रहा है दिमाग में वो चीज़ें करते गए, हुँ, हुँ, हिट एंड ट्रायल। बट वो कभी भी लॉन्ग टर्म गोल नहीं था। लॉन्ग टर्म गोल एक था कि एक स्टैंडर्ड बिजनेस सेट करना है। ठीक है। तो जैसे अभी ये आपने कैफ़े चालू किया, तो शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस था लाइक प्रीवियसली किसी फैमिली में, या बस ऐसे चालू कर दिया नहीं, कैसे? मेरे पूरी फैमिली लगभग गवर्नमेंट जॉब सेक्शन में है। हुँ, तो मेरे फादर को नहीं पता था कि मैं जॉब छोड़ के स्टार्ट करने वाला हूँ। अच्छा। तो मैंने घर में बताया है जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन। उससे पहले सही में नहीं पता था हुँ, मेरे हुँ, पेरेंट्स को कि ऐसे-ऐसे कैफ़े खोल रहा है। बिकॉज़ मैं जब जॉब कर रहा था तो सैलरी उस समय हार्डली 38-40,000 थी। हुँ, बट वो उनके लिए वो भी स्टेबल जॉब थी, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये जॉब छोड़ के किसी ऐसी लाइन में जाए जहाँ पता ही नहीं क्या होना है। तो बिल्कुल। मैंने लगभग जब जॉब छोड़ी थी उसके 6 महीने तक मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए थे हुँ, हुँ, 11th-12th को 6 महीने 8 महीने। जिससे वो कैपिटल जो मैंने जॉब में सेव किए वो बच ही गए। हुँ, हुँ, तो फिर मैं इस लाइन में आया था और फिर ये कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए। हुँ, होता है तो लगभग आप कुछ ना कुछ पैसा बचा लेते हो पहले के 2 साल में, हुँ, हुँ। अगर नॉलेज रहे पहले तो। शुरुआत आपने कोविड के पहले कर दी थी ना? हाँ, कोविड से 6 महीने पहले। तो फिर जब कोविड आया तब तो फिर एकदम हाँ, चीज़ें हो गई होंगी? कोविड हमारे लिए कोविड एक बहुत मतलब कह सकते हो कि बुरा भी था, अच्छा भी एक्सपीरियंस था। हुँ, हुँ, रीज़न ये था कि उससे बुरा डाउनफॉल आएगा ही नहीं। सबसे बुरी चीज़ हमने पहले ही देख ली। तो हुँ, अब क्योंकि इस लाइन में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आते हुँ, हैं। सीज़न्स होते हैं, वेडिंग सीज़न जैसे बैंक्वेट हॉल है हमारा, ये हुँ, सीज़नल भी होता है। हुँ, तो इस तरह की चीज़ें हमने कोविड में समझ ली थी कि इससे बुरा कुछ होना नहीं है, तो हुँ। अब उसके लिए हम प्रिपेयर थे, बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए। तो मेरे लिए वो बेटर ही वर्क किया। अब जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस, मतलब आप कह लो टफेस्ट होता है अगर चालू करना है किसी को भी, तो हाँ। सीधा आप इसमें घुसे और अभी चलो रन हो रहा है। तो अगर कोई भी बंदा ऐसे चालू करना चाह रहा है, मान लो रेस्टोरेंट बिजनेस, तो क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है किसी भी रेस्टोरेंट बिजनेस को अगर चालू करना चाहता है? तो कोई एक या दो चीज़ें जो भाई इसको मतलब उस देखो उसके बंदे बाद। के अंदर जो होनी चाहिए नहीं या नहीं, फिर चालू करने बंदे में तो चलो जो है ये है, लेकिन अगर चालू करना है मेरे को, तो हाँ, बंदे के अंदर भी क्या होना चाहिए, प्लस जैसे मान लो रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए जो रिक्वायर्ड है, लोकेशन हो गया, ये सब चीज़ें, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रेस्टोरेंट बिजनेस अगर खोलना है तो उसको ध्यान में रखो? इसमें सेगमेंट्स बचे हुए हैं। जैसे एक तो क्यूएसआर मॉडल हो जाता हुँ, है, जो हुँ, छोटे आउटलेट्स हो गए, कम कैपिटल में स्टार्ट हुँ, करने। एक बड़े फाइन डाइन टाइप के रेस्टोरेंट्स हो गए। हुँ, एक मीडियम कैपिटल में जो खुलते हैं कैफ़ेज़, हुँ, हुँ, जैसे हमारा है, और भी सेगमेंट में बहुत सारे हैं। हुँ, तो तीनों की अपनी-अपनी एक अलग वो है, बट अगर आपके पास कैपिटल कम है, आप रिस्क कम लेना चाहते हो, आप छोटे से शुरू करो। बट हुँ, आपको पहले से बहुत एक्सपीरियंस है किसी अच्छी इंडस्ट्री में, आपने
10-12 साल दे दिए। जैसे डोमिनोज में आपने बहुत काम किया है, मेरे कोई जानने में है जो ऑलरेडी डोमिनोज में लगभग 10 साल जॉब की है, उन्होंने एक बेकरी खोली है जो उसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रियर एक्सपीरियंस है तो आप बड़े लेवल पे जा सकते हो, बट अगर नए हो तो मेरे हिसाब से छोटे से शुरू करना चाहिए। तो अगर जैसे मान लो आपका जैसे QSR मॉडल में भी आपका है एक हाँ, ना, एक ये हमारे बड़े एक मॉडल में आ आउटलेट, गया। हाँ, वो 7 से 8 लाख कैपिटल में हो जाता है। इसके लिए लगभग 30 से 35 लाख लग जाता है। आप लोकेशन कैसे डिसाइड करते हो? जैसे मान लो चलो ये आपने मतलब ये कह लो ये इधर की प्राइम लोकेशन है, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छी जगह पे है। तो पहले जो बड़ा कैफ़े अगर मुझे खोलना है कि हाँ मतलब मान लो 25 लाख 30 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर लग रही है, तो उसके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर लोकेशन रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। हम्म क्योंकि लोकेशन अगर गड़बड़ चुन ली ना, तो एक तो लोकेशन, उसके बाद दूसरा आ जाता है रेंट। रेंट यील्ड अच्छी होनी चाहिए। हम्म मीन्स आप अगर सेल कर रहे हो 1 लाख सपोज, तो आपका लगभग 30,000 से ज़्यादा रेंट नहीं होना चाहिए, हम्म मतलब 30% मंथली। के आसपास। 20 to 25% मैक्सिमम। और दूसरा ऑप्शन आप ये देख सकते हो, जब भी आप कोई स्पेस देखने गए हो वहाँ पे पार्किंग है कि नहीं। हम्म अब आदमी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है रोड शॉप देख के कि रोड के किनारे दुकान है, ले लो इसको। और ज़्यादातर कैफेज रोड शॉप वाले बंद हो जाते हैं, नहीं चलते। मतलब आप मेन रोड पे आप खुद भी हाँ एग्जांपल हाँ देख चुके होंगे, जितने आउटलेट खुले होंगे बंद हो गए, क्योंकि आदमी रुक ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पे आप आएगा कैसे। हम्म और दूसरा, आपका जो गाड़ी से उतरने के बाद चलने के कदम होते हैं, वो या तो अपर ग्राउंड हो या बेसमेंट हो। सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर भी नहीं होना चाहिए, खासकर इस इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको फूडिंग सर्व करनी है। तो आदमी नहीं मेहनत करेगा, क्योंकि उसके पास 50 ऑप्शन है और जगह जाने के। तो लोकेशन ये मैटर करती है। लोकेशन में चलो आप क्या वैसे जनरली देखते हो कि भाई आसपास क्या मैं चीज़ें हैं? पार्किंग देखता हूँ, अच्छी लोकेलिटी देखता हूँ कि हाँ पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं उस एरिया में। अब सपोज यही कैफे मैं थोड़ा सा गांव से अटैच एरिया में खोल दूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाएगा एक चाय भी बेचने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि 40 की चाय क्यों है, 50 का बर्गर क्यों है। तो ये चीज़ लोकेलिटी बहुत मैटर करती है। आसपास का एरिया, स्कूल्स हैं, जैसे मैंने जो खोला था, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर के दौरे में 5 स्कूल है, मतलब एरिया में। हाँ एक वो फैक्टर था। बाकी पीजीआई, डेंटल कॉलेजेस भी हैं अच्छे। तो मुझे यूथ को अट्रैक्ट करना था, तो मैंने वही सेगमेंट को देखते हुए इस जगह को चुना था। और जैसे जो आपका QSR वाला चल रहा है, तो QSR में मेन क्या है? लाइक लोग जो आपके फुटफॉल आते हैं उससे ज़्यादा फायदा मिल रहा है, या फिर जो ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं भले वो ऑनलाइन एंड पिज़्ज़ा है, टेक अवेज में, ऑनलाइन टेक ओवर में क्योंकि ज़्यादा फायदा? नॉर्मल क्यूएसआर में आपके पास बिठाने की जगह ज़्यादा नहीं होती है। हम्म और जब बिठाने की जगह नहीं होती, तो आपके पास एक ही चीज़ है जो आप बेच रहे हो, वो है टेस्ट। फिर हम्म टेस्ट ही है, क्योंकि आप बिठाए हो, कोई एक्सपीरियंस तो दे नहीं रहे उसको। तो टेस्ट होता है, एक स्पीड होती है। मतलब आप आदमी वेट नहीं करना चाहेगा, दूसरा आप टेस्ट अच्छा नहीं दोगे तो कहीं और चला जाएगा। तो उस वहाँ पे हम वही दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। और लगभग उस एरिया में 900 फ्लैट्स हैं, तो उनका ही क्राउड आता है मतलब वहाँ। इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि भाई लोकेशन अच्छी देख लो, स्कूल्स फ्लैट्स ये सब रहे तो बढ़िया चल जाएगा। और बेसिक इन्वेस्टमेंट जैसे अगर इस तरीके का हम बड़ा एक कैफ़े खोलना चाहें, मतलब बैंकेट 35 वगैरह लैक्स तक 35 लाख के अराउंड। आसपास। अगर आपका एरिया 1000 से 12 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट है, हम्म तो 30 से 35 लाख लग जाएगा। और QSR मॉडल में 7 से 8 लाख। ये लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा कहाँ पे। रेंट रेंट डिपेंड करता है। रेंट मतलब रेंट एक फिक्स कॉस्ट है, वो तो आनी ही आनी है। बट आप रेंट पे बहुत ज़्यादा मत ही जाओ। मतलब आप मान सपोज करो गोमती नगर में खोला, वहाँ पे रेंट 1 लाख है और यहाँ पे 40,000 है, और किसी कस्बे या गांव में 10 ही हज़ार है। बट वो 10,000 आप नहीं निकाल पाओगे, बट वो गोमती नगर का 1 लाख शायद 10 ही दिन में निकाल लोगे। तो लोग मतलब रेंट इतना मैटर नहीं करता है, अगर आपने लोकेलिटी सही चुनी है तो। रेस्टोरेंट बिजनेस में एक जो बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है शेफ्स को लेकर के। ठीक है कि शेफ़, पहली चीज़ तो अच्छा शेफ़ लाना कि भाई ढंग का बना पाए। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन मैं आगे पूछूंगा आपसे कि जैसे अब आपने 2 खोल लिए हैं, ठीक है, तो दोनों पे सेम टेस्ट कैसे मेंटेन करते हो? क्योंकि दोनों लोग अलग अलग हैं, फिर क्या उसके लिए किया। बट पहला यही कि शेफ़ खोजना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद शेफ़ अगर आ भी जाता है तो आप उसको पेमेंट किस मॉडल पे रखते हो? कमीशन पे रखोगे या फिक्स रखोगे, कैसा करते हो आप? मैं अपना बताता हूँ हम लोगों का किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। मुझे लगता है सबका अपना अपना तरीका होता होगा मैनेज करने का, हायर करने का। हम लोग नॉर्मली, मेरा एक दो फ्रेंड हैं जो इसी इंडस्ट्री में है, उनके थ्रू, रेफरल्स के थ्रू एक दो लड़के आए थे। बाकी लिंक्डइन है, एक अपना हायर करके ऐप है, इसके थ्रू भी हायरिंग्स अच्छी हो जाती हैं। उसमें आप 20-25 सीवी हमने छांट ली, उनमें से सबको बुला लिया, फ़िल्टर आउट कर लिया 3-4 लड़के, और फिर 1-2 दिन टेस्टिंग करवाई। अगर समझ में आता है तो हम उसको रख लेते हैं, वरना उसको मना कर देते हैं। तो शेफ़ रखने का तो यही तरीका है। बाकी उनकी रिटेंशन रखने के लिए आप कह सकते हो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट स्किल चाहिए, क्योंकि ये सबसे टफ पार्ट हो जाता है। आप उनका ईगो भी सेटिस्फाई कर रहे हो, साथ के साथ आप उनको मतलब मैनेज भी करो।
तो एक जो प्रॉब्लम है कि जैसे अब शेफ़ मैं हायर कर रहा हूँ, आपने जैसे आप बताएँ वहाँ से हायर कर लिया, इधर-उधर से मैंने हायर कर लिया। अब उसके बाद अगर शेफ़ की सैलरी है, तो अगर लेट्स सपोज़ कभी-कभी ऐसा होता है कि भाई रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ चीज़ अच्छी चल रही है, तो शेफ़ नाटक करने लग गया कि यार मेरी सैलरी बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, तो फिर कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। तो आप कैसे रखते हो कि भाई कमीशन बेस पे रखते हो या फिक्स रखते हो? और अपना बता लो, उसके बाद सही क्या है? मतलब अगर जैसे लाइक जनरल लोग हैं, तो कैसे करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करो, क्या करना चाहिए कि भाई शेफ़ मेरा नाटक ना करे, अगर मान लो मेरा चलने लगा बढ़िया, तो अब हर बात पे ड्रामा कर रहा है, तो वो चीज़ कैसे मैनेज कर रहे हो आप? देखो ये ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो आप जिससे ही बात करोगे ना, इस टाइम सबका अपना अलग आंसर होगा, बिकॉज वो अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर करेगा। बट नॉर्मली हम लोग जो है फिक्स सैलरी बेस्ड रखते हैं। दूसरी चीज़, इनकी रिटेंशन कैसे पॉसिबल है? एक तो लॉयल्टी आप बनाओ, क्योंकि है तो ह्यूमन ही ना। जैसे दोस्ती होती है लोगों में, वैसे ही ये भी काम करता है मॉडल। मतलब मैं जैसे ओनर ही हूँ, बट स्टाफ को ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो हमें कुछ समझता ही नहीं है। अब उन्हीं की वजह से किचन चल रही है और किचन की वजह से कैफ़े चल रहा है। तो अल्टीमेटली उनको आपको रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी, पहली चीज़। अगर उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, उनका ईगो सैटिस्फाई है, तो वो नॉर्मली नहीं छोड़ के जाते। ज़्यादातर क्लैशेज़ आती हैं, जो ओनर होता है उसका बिहेवियर इशू होता है, कई बार स्टाफ का बिहेवियर इशू होता है। क्योंकि हम भी बदतमीज़ी तो नहीं सहन करेंगे, सेम चीज़ उनके साथ है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो वेल एंड गुड है। इन केस नहीं होती है, तो आपके पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, शेफ़्स जाएँगे, टेस्ट चेंज होगा और आपका कैफ़े कहीं न कहीं सफ़र करेगा फूड टेस्ट सेम देने में। तो चीज़ दिक्कत देती है नॉर्मली। तो वैसे कितने शेफ़ इनिशियल लेवल पे हायर करते हो आप? 1 रखना चाहिए, 2? हमने अपने 2 शेफ़ रखे थे, उनके अंडर 3 हेल्पर रखे थे और 1 क्लीनिंग के लिए स्टाफ रखा था। इस समय हमारे पास 14 स्टाफ हैं टोटल। दोनों मिला के? हाँ, चलेगा। अच्छा, ये जो चलता है बिज़नेस, तो इसमें जैसे अभी प्लेयर हैं जैसे स्विगी, ज़ोमैटो हो गया, ये सब हो गया। तो स्विगी, ज़ोमैटो पे ज़्यादा प्रॉफ़िट है या फिर अगर खुद से ऑनलाइन ऑर्डर आ जाता है, जैसे मान लो आपका वो है क्यूएसआर है, वहाँ पे आस-पास के रेस्टोरेंट से या फिर आस-पास के सॉरी जो आपका अपार्टमेंट है, वहाँ से डायरेक्टली आपको ऑर्डर आता है। तो फ़ायदा किसमें ज़्यादा है? स्विगी, ज़ोमैटो में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, कमीशन बहुत जाता है, कैसा है? फ़ायदा तो अपने आउटलेट पे डायरेक्ट ऑर्डर्स में ही फ़ायदा है सबसे ज़्यादा। बट स्विगी, ज़ोमैटो आपको एक वो चीज़ दे रहा है जो आप कभी खुद नहीं कर पाओगे जल्दी। वो है ऑनलाइन प्रेजेंस, क्योंकि स्विगी जोमेटो शायद सबके फ़ोन में होगा और वहाँ पे जिस एरिया में आप गए आपके पास आउटलेट्स आ गए, तो एक जो मतलब विजुअल प्रेजेंस है एरिया में आसपास में, वो आपको वही दे पाएगा। बट उसके थ्रू ऑर्डर किया और कस्टमर ने डायरेक्ट ऑर्डर किया तो 30-35% का डिफरेंस आ जाता है। एड्स मिला लोगे तो 50% तक डिफरेंस आ जाएगा। मतलब वही चीज़ मुझे अगर 100 रुपये प्रॉफिट दे रही है डायरेक्ट ऑर्डर देने पे, तो स्विगी जोमेटो के थ्रू शायद 40 या 50 रुपये रह जाएगी। मतलब एक हैवी मार्जिन हमें देना पड़ता है स्विगी जोमेटो। तो लाइक जॉइनिंग कैसी है? आराम से हो जाता है स्विगी, ज़ोमैटो या कैसा है? बिल्कुल दौड़ के तुरंत। मतलब आज सुबह मैंने किया है तो शाम तक मेरा आउटलेट लाइव होने के चांसेस हैं और नहीं तो नेक्स्ट डे तो हो ही जाता है। अभी जल्दी हमने एक क्लाउड किचन लाइव किया है, 2 दिन में हो गया था। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यहीं से कहीं और? यहीं से ऑपरेट हो रहा है। यहीं से हो रहा है। ठीक है, तो वो एरिया भी मिल जाता है, मार्केटिंग भी हो जाती है उसके लिए। मेन मार्केटिंग के लिए ही है। बाकी हाँ, अब जैसे आपकी एक सिंपल चीज़ है, आपने सपोज़ करो 100 लोगों की लगभग डेली फूडिंग निकल रही है, तो एक रोटेशन मेंटेन करने के लिए भी स्विगी ज़ोमैटो ठीक है। मीन्स आपने बनाया, आज वो फ्रेश खत्म हो जाए, कल फिर फ्रेश बने, तो उसके लिए क्या रनिंग है ना, आपने मान के चलो 60% कॉस्ट में अपना सब निकाल लिया, बच गया माल। वो माल भी खत्म होना है तो ऑनलाइन के थ्रू भी जा रहा है, रोटेशन जा रही है, तो ठीक रहता है। अच्छा, अगर रेस्टोरेंट बिजनेस चालू कर रहा है कोई, ठीक है, तो मेन्यू कैसे बनाना चाहिए? मतलब जैसे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने मेन्यू बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बना दिया कि इंडियन भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, सब कुछ डाल दिया है, तो फिर उधर पे वेस्टेज बढ़ेगी। तो मेन्यू अगर कोई शुरू कर रहा है कि अभी हाँ, बस मैं पैसे लगा दिए, 30-35 लाख रुपए बना लिया है, अब मेन्यू क्या डालना चाहिए? किस तरीके से मैं मेन्यू डिसाइड करूँ कि हाँ, बहुत ये लिमिटेड मेन्यू रहना चाहिए मेरे हिसाब से। मेन्यू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। मतलब अब जैसे हम हज़रतगंज से आते हैं तो एक पड़ता है रोवर्स करके, शायद आपने देखा होगा ना। उसका मेन्यू मैं जब भी वहाँ रुका हूँ, मैं कुछ ऑर्डर ही नहीं कर पाया। सही में नहीं कर पाया, मतलब इतनी चीज़ें भाई उसमें, मतलब इंडियन है, चाइनीज़ सब कुछ है उसमें। जो चीज़ छू दोगे सब मिलेगा वहाँ। तो इस तरह का कन्फ्यूजिंग मेन्यू मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बाकी मेन्यू हम जो कैसे डिज़ाइन किए थे, हम लोगों ने बेसिक हमारा प्लान था बर्गर, सैंडविचेस और रैप, इन 3 चीज़ सेगमेंट में रहने का। बाद में जो भी मेन्यू अपग्रेड हुआ है, वो यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसके थ्रू, फीडबैक्स के थ्रू इम्प्रूव इम्प्रूव करते गए, उसी को इम्प्रोवाइज़ किया है हमने। जैसे पास्ता एक एक डिश है हमारे वहाँ, जो हमारे मेन्यू में पहले 1.5 साल नहीं थी। बट डेंटल, पीजीआई सबकी जो इतनी डिमांड थी, उसके थ्रू हमने चालू किया, इस समय वो बेस्ट सेलर है। मतलब पास्ता हमारा बहुत अच्छा निकलता है। अभी रिसेंट में आपने तो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा का भी पिज़्ज़ा हाँ, वो भी ऑन डिमांड ही धीरे-धीरे चीज़ें चेंज की हैं और हम
नॉर्मली मेरे दिमाग में ये भी रहता है कि हम लगभग 3 या 6 महीने पे एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ है इस मेन्यू में जो बिल्कुल ही नहीं निकलती, किस पे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उस चीज़ को रख लिया। तो वो 80-20 वाला रेशियो कि 20% आइटम्स जिनके ऑर्डर ही नहीं आए उनको आप रिमूव ही कर दो। मतलब बहुत कम आ रहा है 20% जिससे आ रहा है। बाकी जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं या फिर जो कस्टमर डिमांड में उनको आप हमेशा रखो। और जैसे अब ये मेन्यू डिसाइड करने के बाद जो आपका ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज़ किए जाएंगे, जैसे सॉसेजेस वगैरह हो गई या वेजिटेबल्स हो गई, तो ये आप कैसे करते हो? लाइक कोई पर्टिकुलर डीलर से उठा रहे हो या फिर खुद से कोई बंदा लगाया हुआ है? ये चीज़ें कैसे होती है? मतलब कि एक सॉसेज वाला पार्ट हो गया कि भाई जो भी सॉसेज वगैरह सब डाल रही हैं, और फिर एक वेजिटेबल्स वाला पार्ट हो गया। स्केल की बात है इसमें, जैसे अब बैंक्वेट हॉल में 100 लोगों की पार्टी है, तो हम लोकल सब्जी वाले से नहीं उठा सकते, वो शायद उतनी ही सब्जी लाया होगा। तो उस दिन के लिए हम डीलर से बात कर लेते हैं या फिर मंडी से किसी लड़के को भेज के मंगवा लेते हैं। नॉर्मली जो कैफ़े रनिंग प्रोसेस में हम कोशिश करते हैं कि किसी बगल वाले लोकल से ही टाई अप कर ले, उसको भी सपोर्ट हो जाता है। वो 5 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेगा, हम उसको हाई मार्जिन में बेचेंगे तो हमारा भी निकलेगा, उसका ही बेनिफिट है। तो हमारा तो ये रहता है कि किसी भी लोकल पे रखो, उससे क्या आपके पास फ्रेश डेली स्टॉक आ जाएगा। आप ये सोचो कि बल्क 5 किलो शिमला मिर्च ले ली जाए, 3 दिन चला लेंगे, तो अल्टीमेटली वो वेस्टेज में रिजल्ट होगी। तीसरे दिन 3 शिमला भी खराब हुई तो वो कॉस्ट वहीं आ जाएगी। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बगल से ही कहीं से लो, भले ही 5 रुपये महँगा पड़ रहा हो, कोई बुराई नहीं है। अब ये जैसे मेजर रेस्टोरेंट जो हैं, मतलब एक ऐसा वो है कि भाई 90% जो खोलते हैं रेस्टोरेंट या कैफ़े वो बंद हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है रीज़न क्या है? 2-3 रीज़न जो हैं कि भाई ये बंद होने के मेन रीज़न यही होते हैं? एक तो जो आप ही ने सवाल किया था पहले कि शेफ़ को कैसे रोकते हैं। एक सेगमेंट तो मैं जितने लोगों से बात किया हूँ, उन लोगों के पास शेफ़ रिटेंशन नहीं है, नहीं रोक पाते हैं शेफ़। एक तो ये रीज़न होता है बंद होने का, दूसरा परसेप्शन बहुत अजीब होता है लोगों का कि हम खोलेंगे फिर परसों हम गाड़ी ले लेंगे, उड़ाएँगे, हम मतलब एकदम अमीर होने वाले हैं। तो ये भूल जाओ, ये सोच के जो बंदा कैफ़े खोल रहा है, उसका चांसेस है बंद होने का। और या फिर जो बंदा मतलब मिसगाइडेड है कि सपोज़ करो कोई आया 18-20 साल का लड़का है, उसका मन हुआ यार ये देखो बढ़िया तो है, ये है, हम भी खोलते हैं ऐसे। तो मतलब मेरे हिसाब से थोड़ी वेल रिसर्च करके ही खोलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अगर लड़का यंग है या लड़की जो भी खोल रहा है, उसको अगर कैपिटल लगाना है तो वो अपना खुद का अर्न किया हुआ हो या लोन पे हो थोड़ा बहुत, प्रेशर रहे बंदे पे काम करने के लिए। तो तब मेरे को लगता है थोड़ा-सा पुश करने में आसान होता है। और लोन का क्या सीन है? अगर मैं से लोन में बहुत लोन लेना या फिर कितना, मतलब कि हाँ, आपके पास अब देखो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, लोन हमने लिया था 10 लाख रुपए इस कैफ़े को खोलने में, टोटल इन्वेस्टमेंट 35 लाख आई थी। तो 10 लाख जो लिया था हमने मुद्रा लिया था एसबीआई के थ्रू, और उसमें हमें कोई अलग से कोई ऐसा चार्ज वार्ज नहीं देना पड़ा था, हाँ बट दौड़ना पड़ा था। उस समय कोविड से पहले की बात है ये, कोविड के बाद तो सिचुएशन थोड़ी और टाइट हो गई उस समय भी, लेकिन हमारी एज ऐसी थी, मैं उस समय 28 का था। तो वो एज फैक्टर ऐसा था कि उस समय लोग सीरियस भी नहीं लेते लोग आपको कि इनको लोन दें, पता नहीं अभी नया लड़का है पैसे लेके बैठ जाएगा। तो वो प्रूव कर पाना कि हम लोन को जस्टिफाई कर देंगे, वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। बाकी लोन लेने में कोई खास दिक्कत नहीं आई थी, मिल गया था इजीली। तो ये लोन लिया, उसके बाद ये चीज़ें हुई, एंड देन जैसे अभी मैं चला रहा हूँ कैफ़े, अगर मैं कैफ़े रन करता हूँ तो क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि भाई कितना कितना परसेंटेज मैं किस किस चीज़ों को देना होगा? मतलब लेट्स सपोज़ कि भाई 100 रुपये का माल बिक रहा है, तो उसमें से कितना कितना खर्चा एवरेज निकाल होता है? एक लोकेशन पे डिपेंड करेगा, बट फिर भी ये बहुत हाँ वेरिएबल है और शायद प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी चेंज होता है, बट ऑन एन एवरेज आपकी फूड कॉस्ट जो है वो 30% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मतलब कोई 100 रुपये का आप बेचो तो 300 से ऊपर का अगर उसकी फूड कॉस्ट आ रही है तो वो मे बी लॉस में कन्वर्ट हो जाए। फूड कॉस्ट 30% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन लमसम 5 से 10% रहता है। वेस्टेज भी मान के चलो 5 से कम ही रख सको तो रखो, जो कि बहुत टफ होता है क्योंकि स्टाफ या तो बहुत वेल ट्रेन्ड हो तो वेस्टेज आप रोक लोगे, बट फिर भी लीस्ट टू लीस्ट 5% वेस्टेज जाती ही जाती है। तो वेस्टेज आप कैसे कंट्रोल करते हो? या फिर अभी चलो मान लो अगर कंट्रोल में भी है, तो पहले कैसे करते थे? वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को इम्प्लीमेंट करो बहुत स्ट्रिक्टली किचन में। जो चीज़ पहले आई हो पहले ही ख़त्म हो। सपोज़ करो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉसेज आई हैं, 3 महीने की एक्सपायरी होती है, तो आपने अगर वही प्रोडक्ट शेल्फ में पीछे कर दिया और नया वाला आगे लगा दिया, एक नया लड़का आया उसने वो वाला पहले यूज़ कर लिया, तो पीछे वाला माल आपका पूरा एक्सपायर हो जाएगा। तो पहले तो स्ट्रिक्टली ये मॉडल इम्प्लीमेंट होना मस्ट है। मतलब चाहे ये सब्जी हो चाहे सॉस, हर चीज़ में। सब्जी भी मान के चलो 1 किलो शिमला है उसमें से 2 पीस पुराने हैं, अगर वो नहीं उठे ना उस दिन तो वो सड़ेंगे। वो होती है फूड वेस्टेज मेन। बाकी होता है जो टेबल्स पे वेस्टेज बच जाती है, तो वो सब मिला के मैं बता रहा हूँ लमसम 5% होती है और मैं इसको बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज करता हूँ इसी मेथड के थ्रू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
एकदम मतलब बंदों को ट्रेन कर दो पूरी तरीके से कि ये तो होना ही होना है। ट्रेन की बात आई तो लाइक ट्रेनिंग कैसे है? लाइक आप मीटिंग रखते हो लोगों के अपने स्टाफ के साथ अलग से कि हाँ चलो भाई वीकली या मंथली में मैंने कुछ तो हो रूल गया? बुक बनाई हुई है, अच्छा। वो रूल बुक किचन में ही चिपका दी है मैंने। तो उसमें डेली पढ़ते हैं वो, और टास्क वाइज डिवाइड है। अब सपोज करो मॉर्निंग में स्टाफ आया, उसने उसको सॉसेज फिल करनी है बॉटल्स में, तो वो अब अपना पढ़ेगा शीट में और वो बॉटल भरना चालू कर देगा। और ये चीज़ मैं क्रॉस चेक करता हूँ वीकली कि कोई सॉसेज आगे पीछे तो नहीं हुई या कुछ भी है। उस पर हम पेनल्टी भी रख देते हैं कि तुम इस तरीके से कुछ कोई ना कोई पेनल्टी दे दी उनको, जिससे रिमाइंडर बन जाए उनके दिमाग में। तो इसी तरीके से करते हैं। अच्छा, इसमें रेस्टोरेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि किचन कैसा बना हुआ है। तो किचन बनाने में अलग से कितनी कॉस्टिंग आती है? चलो वो 35 तो हो गया, लेकिन अगर किचन प्रॉपर बनाना है किसी को अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि मैं जब इस लाइन में आया था, तो मैं इस इंडस्ट्री से था नहीं। मतलब होता तो इसीलिए मैंने इनिशियली बोला था, अगर मैं इस लाइन से पहले जुड़ा होता, तो शायद मेरा 3-4 लाख रुपए और बच जाता। तो हम लोगों ने किचन पे कम खर्चा किया, और एक जो बाहर का एक्सटीरियर पार्ट उस पर ज़्यादा किया। जबकि होना उल्टा चाहिए, किचन आपको इतनी सॉलिड बिल्ड करनी चाहिए कि आपको किचन में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अल्टीमेटली जब हाई ऑर्डर रश आता है ना, तो किचन ही है जो आपको बचाती है। तो मेरे हिसाब से किचन, जैसे आप सपोज कर लो 30 लाख का खर्चा है, तो 7-8 लाख रुपए किचन में लगना चाहिए। अगर 30 लाख का बजट लेके चल रहे हो आप, मतलब 8 और 10 लाख भी जा सकता है। अगर किचन आपकी इंडियन है तो और कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, बट ऑन एन एवरेज 8 से 10 लाख रुपए खर्च होना ही होना है अच्छी किचन के लिए। तो मैंने इनिशियली गलती की थी, अब धीरे धीरे 2 साल 2.5 साल इसी से कमा कमा के हमने किचन में और इनपुट दिया, किचन को और वेल मेंटेन किया है। किचन में फिर वही वर्क करने में भी आसानी रहेगी बंदे के लिए, आराम से कर हर चीज़ कमर्शियल होनी चाहिए। इंडियन देसी गैस मत यूज़ करो, सब बाद में सब धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन इनिशियली ठीक भी था। क्योंकि आप सपोज करो जिस बंदे के पास 3 लाख रुपए हैं, उसका भी मन है कुछ स्टार्ट करने का, तो उसी से करे, क्या दिक्कत है? थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा, महीने 2 महीने 6 महीने वो इतना कमा लेगा, फिर कमर्शियल भट्टी ले ले। मतलब कोई रूल नहीं है, बट अगर आपके पास पैसा है तो किचन में ज़्यादा इन्वेस्ट करो। अच्छा, इसमें अभी जैसे एक ये चीज़ होती है कि भाई खुद का खोल लो, और एक होता है कि भाई फ्रेंचाइजी ले लो किसी की। तो दोनों में बेस्ट क्या है शुरुआत के लिए? डिपेंड करता है, देखो आप सेफ खेलना चाहते हो तो फ्रेंचाइजी ले लो, और आपको लगता है आप अपनी कोई ब्रांड है इसको ग्रो करना चाहते हो, कुछ विजन लेके चल रहे हो कि हाँ भाई हमें कुछ करना है, और आप सारी मेहनत को अपना ही रखना चाह रहे हो कि हाँ भाई हमारी पुश्तें चलाएं, नाम बने कुछ, तो उसके लिए आप चाह सकते हो कि खुद का बनाओ। और फ्रेंचाइजी में भी मुझे लगता है फ्रेंचाइजी अब कोई भी 10 आउटलेट खोल लेता है, 6 आउटलेट खोल लेता है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल अपना चालू कर देता है बेचना। बट आपको हमेशा बहुत वेल रिसर्च करके फ्रेंचाइजी में घुसना चाहिए। रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली मैंने 1-2 एग्जांपल देखे हैं जिसमें फ्रेंचाइजी ले ली है लड़कों ने, यूथ है, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनी किसी की, उसी की फ्रेंचाइजी ले ली, 35 लाख रुपए डूब गए। क्योंकि एक सर्विस सपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ नाम थोड़ी लेना होता है, नाम के साथ सर्विस चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जैसे डोमिनोज वगैरह इस तरीके की फ्रेंचाइजी का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बहुत बेटर है, मतलब वो बहुत ही सेफ है। पहली बात तो लोकेलिटी को इतना रिसर्च कर लेते हैं कि वो चांसेस है कि बहुत कम चांस है वो फ्लॉप हो। सबवे एक ऐसी चीज़ है, सबवे पूरी दुनिया में शायद कभी लॉस में गया ही नहीं है। बहुत शायद 2011-12 में एक बार लॉस में गया, उसके अलावा कभी लॉस ही नहीं हुआ उसको। तो इस तरह की सेफ साइड में आप खेलोगे तो ठीक है, कोई भी ऐसी गहरी फ्रेंचाइजी नहीं ले लेनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और जो जैसे अपन आप भी अभी 2 खोल चुके हो, 3-4 और खोलोगे तो शायद फिर आप भी फ्रेंचाइज़ी वगैरह लॉन्च करो, ठीक है? तो टेस्ट कैसे मैनेज कर रहे हो अभी आप एज़ ऑफ नाउ? चलो जो बड़े हैं उनका तो चलो प्लेयर उनका हो गया सीन, अभी आप जो बड़े हैं वो वही वही तरीका है, वो करते हैं एसओपी। आप जहाँ भी देखोगे जो बड़ी चेन्स हैं, उनका एक एसओपी बना हुआ है, वो एसओपी ही फॉलो होना है। मतलब ये वाली सॉस 10 ग्राम लगनी है, एक स्लाइस प्याज की, एक टमाटर की, एक एक एलेपिनो लगना है या ब्लैक ऑलिव कुछ भी, एक पैटी, ऊपर से 25 ग्राम मेयोनीज या कुछ भी। मतलब हर चीज़ का एक फिक्स जाएगा, वो एक फिक्स रेसिपी तैयार होगी, वही जाएगा। अब मैकडोनल्ड्स वगैरह में आप देखोगे यही मॉडल इम्प्लीमेंट होता है, बस इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉस्टिंग लगती है। मतलब आपके पास मशीनरी होनी चाहिए हर चीज़ की, आपके पास स्टॉक इन हुआ है तो स्टॉक इन आपके मॉनिटर में एंटर हो जाए पूरा, 1 किलो सॉस आई है तो वो एंटर हो गई। अब वो जब एक बर्गर निकलेगा तो उसमें से 25 ग्राम लेस भी हो जाए, तो चीज़ें आपको मैनेज करना भी ईजी हो जाएगा, आप टेस्ट भी मेंटेन कर पाओगे। इंडियन में मुझे नहीं पता इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, बट हम लोगों के मॉडल में ये चीज़ ईजिली मैनेजेबल है। तो फ्रेंचाइजी ऐसे मॉडल में ईजी भी हो जाती है खोलना। आखिरी ये कुछ 1-2 क्वेश्चन और है। जैसे एक ये हो गया कि चलो हम एसओपी से मैनेज कर पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है? उसके बाद बिलिंग से एक चीज़ याद आई कि जैसे जो बिलिंग होती है,
काउंटर की बिलिंग, तो उसमें कैसा है, आप कॉस्टिंग जो देते हो कस्टमर को एडिशनल जीएसटी ऐड करके देते हो, जैसे यहाँ पे तो काफ़ी सारे लगते हैं ना टर्म्स बिजनेस में, आपका सर्विस भी जीएसटी होता है कुछ, है ना, सिर्फ इस समय 5% GST 5% एक्स्ट्रा। या तो दो ऑप्शन है। अब आपने 100 रुपये के आइटम में अपनी कॉस्टिंग कुछ रख ली, उसमें 5% GST इंक्लूसिव रख सकते हो, आप एक्सटर्नल भी रख सकते हो, बट आपको 5% गवर्नमेंट को देना ही देना है। सपोज 1 लाख की सेल है, उसका 5% आप तो दोगे ही दोगे। आप कस्टमर से डायरेक्ट बता के ले सकते हो कि ये देखो ये 5% अलग से आप दो, या उसी बिल में इंक्लूड कर दो। दोनों कॉस्ट है और दोनों लीगल है, मतलब कुछ भी आप 5% एडिशनल जो ले रहे हो वो कोई इलीगल नहीं है कोई चीज़। अगर इसमें भी कंपोजिट और नॉन कंपोजिट GST होता है, जिसने 1% लिया हुआ है वो उसको वो फ्री है, नहीं लेगा, बट हमारा कंपोजिट नहीं है। चलेगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे ये कैफ़े की अगर मैं बात करूँ, तो ये कैफ़े से अभी आपका क्या चल रहा है, लाइक व्हाट इज़ द रेवेन्यू एज ऑफ नाउ जो ये कैफ़े दे रहा है आपको अभी एज ऑफ नाउ? हम लोग जब इनिशियल स्टार्ट किए थे तब हमारा कोई खास प्रॉफिट तो था नहीं इसमें, बाकी जेब से ही लग रहा था पैसा। फिर कोविड आ गया तो फिर तो और हालत टाइट हो गई थी। उसके बाद लगभग 1 साल में हमारा ब्रेक इवन आ गया था। उसके बाद हम प्रॉफिट भी जनरेट करने लग गए थे, तो इस समय हमारा ठीक ठाक है। EMI सब निकल जाती हैं, खर्चे बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे लाइक एवरेज बिलिंग आपकी यहाँ पे एवरेज बिलिंग साइज क्या बनती है वैसे? मैं आपको KOT बता सकता हूँ, एवरेज मतलब 100 बिलिंग्स हो जाती हैं पर डे। 100-120 में अच्छा मानता हूँ इतना। इतनी रश है तो मतलब मेरे हिसाब से वेल इनफ है। इनिशियली ये 10-20 भी था जब शुरू हुआ था, धीरे धीरे हुआ है ये। चलेगा, ये 100-120 आपके जो फुटफॉल है, और उसके मतलब इतने बिल्स हमारे जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद जोमेटो स्विगी। जोमेटो स्विगी अलग है, वो मैं मान के चलता हूँ रेंट वगैरह में काम आएगा वो पैसा, थोड़ा बहुत वो साइड्स जाते हैं। अब एक और चीज़ की, जैसे रेस्टोरेंट आपने खोल लिया या किसी ने भी रेस्टोरेंट खोला है, तो प्रमोशन कैसे होगा, यानी आपने कैसे प्रमोट किया या अभी किस तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं आप? हमने जब ये कैफ़े खोला था तो लगभग 5 साल हो चुके हैं, तो उस समय इस एरिया में कैफ़े 1-2 गिने चुने ही थे। तो हम लोगों ने इनिशियली ऑफर्स निकाला था स्टूडेंट डिस्काउंट, क्योंकि हम लोगों ने इसी वाइब में बनाया था कि स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना है। तो 10% ID दिखाने पर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट था। इंडियन सोल्जर्स के लिए अभी भी वो लाइफ टाइम है। बाकी नॉर्मली मेरे को जो वर्क किया मेरे लिए, हम लोगों ने इनिशियली आसपास के कॉलेजेस में पैम्पलेट्स बांटे थे, खुद जाके बांटे थे। मैं और सुष्मिता हम लोग जाते थे और बांट देते थे, वो वर्कआउट किया था। बाकी उसके बाद धीरे धीरे ये डिजिटल मीडिया इम्प्रूव हुआ है। कई लोग एजेंसीज़ के थ्रू वर्क करते हैं, अच्छी क्रिएटिव एजेंसी है तो आपको रिजल्ट आके भी देती है। और मैं जोमेटो स्विगी को सब लोग एक बिजनेस मॉडल में देखते हैं, मैं उसको प्रमोशनल टूल पे भी देखता हूँ, क्योंकि जोमेटो स्विगी एक ऐसा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आउटलेट को बिना मतलब आप क्लाउड किचन होके आप विजिबली पूरा सबको दिखा सकते हो कहाँ है क्या है। तो एक जोमेटो स्विगी हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जगह आप प्रमोट कर सकते हो, ये अच्छे मीडियम है प्रमोशन के। वो भी है, जैसे ब्लॉग वगैरह बनवा दिए किसी से बुला करके, है ना? फूड ब्लॉगिंग तो बहुत ही बेटर है। हम लोगों ने इनिशियली ब्लॉगर्स मीट ही कराया था, मतलब जो पहला 1 साल है उसमें मैंने पूरा झोंक दिया था हर तरीके से जो प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि करना भी चाहिए। आपने इतना पैसा लगाया, पूरी मेहनत की, आप 5% 10% पैसा प्रमोशन में नहीं करोगे तो फिर जल्दी फेल होने की कगार पे आ जाओगे। वो लगाना चाहिए उसमें। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस किस तरीके से चलता है, क्या किस तरीके से आप प्रमोट करते हो, शेफ्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। कुछ अगर मिस आउट हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस तरीके से, कुछ और अगर आपको जानना है तो उसके ऊपर भी विल बी क्रिएटिंग द वीडियो। सो थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और इतना कॉन्फिडेंस आपका पहले पॉडकास्ट में, ठीक है। अच्छा चलेगा, एक और हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।